हिंदी प्रथम 1.1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले वाली क्लास में वर्ड विच्छेद हम आप सभी को बताए थे। आज हम आप सभी को वर्णमाला के बारे में बताएंगे। वर्णमाला, वर्णमाला यह क्लास पूर्णतः निःशुल्क है। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य के प्रति मैं सदैव समर्पित रहूंगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्यान देना है। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्यान देना है। कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तब भी वर्णमाला, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है परिभाषा। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को ध्वनि के लिखित रूप को, ध्यान देना है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहेंगे, यानी कि जो हम बोलेंगे उसके लिखित रूप को क्या कहते हैं? या तो आप वर्ण कहिए या अक्षर कहिए, दोनों बातें सही हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण या अक्षर। इस प्रकार भी प्रश्न आता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो जाएगा? वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण या अक्षर। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहेंगे? वर्ण या अक्षर। ठीक है। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला। आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। इसके बाद भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, बताइए? भाषा की सबसे छोटी
सार्थक इकाई, सार्थक कहा जा रहा है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाएगा, बताइए, कमेंट करिए। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द हो जाएगा। क्या होगा? शब्द होगा, शब्द। इसके बाद फिर देखिए, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं, हो गया। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण या अक्षर है, लिखित कह रहा है। अगर ऐसे ही पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो ऑप्शन में क्या रहेगा, या तो वर्ण रहेगा या अक्षर या ध्वनि रहेगा, तीनों में से एक जरूर रहेगा, कोई एक सही हो जाएगा। अगर इस प्रकार दे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछ ले तो वर्ण या अक्षर, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द हो जाएगा। क्या होगा? शब्द हो जाएगा। इसके बाद व्याकरण का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? हिंदी में व्याकरण का सबसे बड़ा अंग, हिंदी में व्याकरण का सबसे बड़ा अंग क्या होगा? कमेंट करें, आप लोग बताएं। या ऐसे ही पूछ ले व्याकरण का सबसे बड़ा अंग, तो क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। व्याकरण का सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा? वाक्य। वाक्य, व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य हो जाएगा। आगे फिर बढ़ते हैं और आगे, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी या बड़ी इकाई क्या होगा? जी हाँ, चलिए बताइए। भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी या बड़ी इकाई बताइए। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी या बड़ी इकाई, सबसे छोटी या बड़ी इकाई क्या होगा? कमेंट करें, आप लोग बताएं। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी या बड़ी इकाई क्या होगा, जिसमें पूरा भाव आ जाए? पूरा भाव किस में आएगा? वाक्य में आएगा। क्या हो जाएगा? वाक्य। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी या बड़ी इकाई क्या होगा? वाक्य। मैं बार बार पढ़ता हूं इसलिए ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। फिर से देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला क्या कहेंगे? वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला। ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप कहा जा रहा है। जैसे हम कुछ बोलते हैं उसके लिखित रूप को क्या कहेंगे? वर्ण या अक्षर। तो ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहेंगे? वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी क्या होगा? वर्ण या अक्षर होगा। और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर, दोनों एक ही होगा। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होगा? शब्द हो जाएगा। फिर हिंदी में व्याकरण का सबसे बड़ा अंग क्या होगा? वाक्य होगा। व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य ही होता है। आगे बढ़ते हैं। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी या बड़ी इकाई क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। ये सारी बातें हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ताकि याद हो जाए।
और एक प्रश्न आप कर सकते हैं, अगर इस प्रकार पूछे, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, या भाषा की मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक, अगर मौखिक कहेंगे तो ध्वनि आएगा उसमें, क्या हो जाएगा? ध्वनि, ध्वनि, ध्वनि। ठीक है, यह प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि भाषा की मौखिक इकाई तो ध्वनि, सबसे छोटी या बड़ी कहेंगे तो ध्वनि। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न आ सकते हैं, लगभग वही प्रश्न आते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण या अक्षर, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक कहे तो शब्द, ठीक है, और लिखित इकाई कहे तो वर्ण या अक्षर हो जाएगा। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। हिंदी में व्याकरण का सबसे बड़ा अंग, व्याकरण का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? वाक्य होता है। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी या बड़ी इकाई क्या हो जाएगा? वाक्य ही होगा। यानी कि व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य, और भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे बड़ा अंग क्या होगा? वाक्य होगा। एक प्रश्न और बना सकता है लास्ट वाला, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, यहां मौखिक कह दे रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? ध्वनि। ठीक है, मौखिक कह देगा तो क्या हो जाएगा? ध्वनि। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, आगे बढ़ते हैं। बातें समझ में आ रही हैं आप सभी को? यदि कहीं संशय हो तो कमेंट जरूर करें, कोई दिक्कत हो आप कमेंट करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्वर की। वस्तुतः हिंदी भाषा में दो प्रकार की ध्वनियाँ पाई जाती हैं। वस्तुतः हिंदी भाषा में दो प्रकार की ध्वनियाँ पाई जाती हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। हिंदी भाषा में दो प्रकार की ध्वनियाँ पाई जाती हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर के बारे में। स्वर, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर, अब अगर हम स्वर की परिभाषा की बात करें तो बिल्कुल संक्षिप्त रूप से आप समझ सकते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र
रूप से होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, इनकी वे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। ठीक है। स्व माने स्वयं, रा माने ध्वनि। इनकी वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं, किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं उच्चारित होती हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, किसी अन्य वर्णों की सहायता से वो नहीं बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर। बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हिंदी में कितने स्वर हैं, मूल कितने स्वर हैं, ये सब भी पूछता है। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। स्वर समझ में आ गया? स्वर मतलब स्व माने स्वतंत्र, रा माने ध्वनि। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, किसी अन्य वर्णों की सहायता से जो नहीं बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। चलिए तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। देखिए जैसे आ इ उ री, आ इ उ री, ए ऐ ओ औ, आ इ उ री, ए ऐ ओ औ। ठीक। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए ना। आ इ उ री, ए ऐ ओ औ। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। टोटल कितने हैं? 11 है। इसके बाद अयोगवाद 2 होते हैं, अंग और आ। अंग और आ होते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, आवाज पहुंच रही है ना? पहला प्रश्न यही बनेगा, हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? तो 11। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? 11। ये सबको जानना जरूरी है, सारी बातें। हिंदी में कितने स्वर हैं? तो 11 स्वर हैं, जो आपके सामने हमने लिखा है। हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 हैं। थोड़ा सा तार ही मेरा बड़ा है, फंस जा रहा है। अब ठीक है। तो हिंदी में स्वर 11 हो गए, याद रखना है। आ इ उ री, ए ऐ ओ औ। इसके बाद आगे बात करते हैं। इस स्वर की कोई मात्रा होती है प्रतीक रूप से? नहीं। इसकी मात्रा ये है, ये छोटी ई, ये बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री की मात्रा ए। ध्यान देना है, इसके ऊपर कोई पाई नहीं है तो 1, इसके ऊपर 1 पाई है, इसकी 2। ओ औ, याद रखना है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। मात्राएं कितनी हैं? प्रत्येक रूप से मात्राएं 10 होती हैं। देखिए टोटल देखेंगे आप, कितना हो जाएगा? 10। ये याद रखना है। स्वरों की संख्या 11, मात्राएं प्रत्येक रूप से 10। मात्राएं कितनी है? 10। अब इसके बाद बात करते हैं हिंदी में मूल स्वर कितने हैं।
मूल स्वर कितने हैं, कमेंट करके बताएं। मूल स्वर, हिंदी में मूल स्वर 4 हैं। कितने हैं मूल स्वर? 4 हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, री। मूल स्वर 4 हैं, ठीक है। आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, री। अगला प्रश्न बनता है, मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर कितने हैं? तो 3 हैं आपके। इसी का दीर्घ आ हो जाता है, इसका दीर्घ ई हो जाता है, इसका दीर्घ उ, और हिंदी में दीर्घ री नहीं होता है। ये 3 हो गए। ध्यान से देखेंगे आप, ध्यान से समझेंगे तो निश्चित समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। एकदम बिल्कुल जो मूल बातें हैं मैं वही बता रहा हूं, और यही सब पूछा जाता है बार बार। मूल स्वर कितने? 4। आ, ई, उ, री। मूल दीर्घ स्वर 3, दीर्घ आ, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। इसके बाद आगे बात करते हैं, सभी दीर्घ स्वर कितने हैं? ध्यान देना है। सभी दीर्घ स्वर कितने हैं? तो 7 हैं। देखिए, दीर्घ आ, ये दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, इसके बाद ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में सभी दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। हिंदी में सभी दीर्घ स्वर कितने हैं? तो 7 है। मूल स्वर की संख्या 4 जो स्वयं से उपजे हुए हैं। मूल दीर्घ कितने हैं? तो 3। सभी दीर्घ स्वर कितने हैं? तो सभी दीर्घ स्वर अगर पूछे तो 7। हिंदी में सभी दीर्घ स्वर 7। और प्रतीक रूप से मात्राएं कितनी होती हैं? तो 10। सभी दीर्घ स्वर 7। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं। सभी दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 हो जाते हैं। और संख्या में क्या पूछता है बताइए? स्वरों की संख्या 11, मात्राएं 10, ठीक। मूल स्वर कितने हैं? 4। आ, ई, उ, री। मूल दीर्घ 3 हो जाएंगे। सभी दीर्घ स्वर कितने हैं? सभी दीर्घ स्वर ये 7 हो जाते हैं। सभी दीर्घ स्वर कितने हैं? ये 7। याद रखना, 7। सभी दीर्घ स्वर 7 हैं। एक प्रश्न और पूछ लेता है, संयुक्त स्वर कितने हैं हिंदी में? हाँ, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने हैं? देखिए, संयुक्त स्वर आपकी ये हैं, ये 4 हैं। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4 हैं। इसे संयुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, ए किससे बना है? आ प्लस ई से। आप जब संधि पढ़ेंगे, संधि का एक नियम है। इस कौन सी संधि? गुण संधि। गुण स्वर संधि का एक नियम है, जब आ या आ के बाद ई या ई आता है तो ए बन जाता है। जैसे रमाधन ई से आ और ई मिला, ए की मात्रा बन गया रमेश। रमाधन ई बराबर रमेश, ए की मात्रा बना ना। यानी कि ये चारों जो हैं 2 स्वरों के मेल से बने हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन चारों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। हिंदी में संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। सभी दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। 7। सभी दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। 7। 7 फेरे होते हैं ना सभी दीर्घ स्वर? 7। सातों फेरे बहुत ही मोस्ट हैं, इसे याद रखिए। ऐसे सभी दीर्घ स्वर क्या हैं? 7। मूल दीर्घ कितने हैं? 3। इसी से याद रखिए, मूल स्वर 4 है, री का दीर्घ होता नहीं तो 3, ठीक।
प्रतीक रूप से मात्राएं 10, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 ही आपको बताना है, और ये सब सबको जानना चाहिए। हिंदी के बारे में, हिंदी हम सबकी मातृभाषा है, हिंदी के बारे में स्वर, व्यंजन, सामान्य जानकारियाँ सबको रखनी चाहिए। सामान्य जानकारियाँ सबको आना चाहिए, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत मोस्ट है। वैसे भी आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको। चलिए तेजी के साथ देखते हैं, कम समय में ज्यादा बात करते हैं। स्वर, उच्चारण के आधार पर स्वरों के नाम। उच्चारण के आधार पर स्वरों के नाम, ये भी पूछे जाते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के नाम, पहला पॉइंट है। उच्चारण के आधार पर स्वरों के नाम, इनकी कौन सा स्वर किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के नाम, ऐसे लिखते हैं ऊपर नीचे। अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए ऐ, ओ औ। अंग और आ को भी ले लेते हैं। ठीक है, इनके भी उच्चारण स्थान है। देखिए, उच्चारण के आधार पर स्वरों के नाम। आया बड़ा आ को आया आ कंठ, क्या है कंठ। आया आ कंठ, ई या ई, आया आ कंठ, ई या ई तालव्य। तालव्य बहुत मोस्ट है, ध्यान दीजिए, याद हो जाएगा। आया आ कंठ, ई या ई तालव्य। ऊ या ऊ क्या हो जाएगा, ओष्ठ। ओष्ठ, ठीक है। आया आ कंठ, ह्रस्व आ दीर्घ आ का उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, ई या ई का ताल से, यानी कि ई या बड़ी ई तालव्य। ऊ या ऊ ओष्ठ। री का उच्चारण मूर्धन्य है या मूर्धा, मूर्धन्य। री का उच्चारण मूर्धन्य। ए ऐ का उच्चारण, ए ऐ का कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। ए ऐ का उच्चारण कंठ तालव्य। ओ औ का कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है, कंठोष्ठ। आगे बढ़ते हैं। आया आ को हम क्या कहेंगे, कंठ। ई या ई तालव्य, ऊ या ऊ ओष्ठ, री मूर्धन्य, ए ऐ कंठ तालव्य, ओ औ कंठोष्ठ, ओ औ कंठोष्ठ। देखिए, इसको कंठ और तालव्य क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी इसके पहले हम बताए थे आपको, ये ए किससे बना है, ये आ और किससे बना है, ई से। ई से बना है, आ और ई से मिलकर बना है ए। तो इस ए में कंठ भी है और तालव्य भी है, इसीलिए ए ऐ को कंठ तालव्य कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ओ औ में कंठ भी है, ओष्ठ भी है। इसी प्रकार संधि का एक और नियम है, जैसे देखिए, आ प्लस ऊ मिलकर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। आ और ऊ मिलकर ओ बन जाता है गुण संधि में। गुण संधि का नियम है, आया आ का मेल ई या ई से होगा ए, ह्रस्व ए, जैसे रमाधनीश रमेश। और दूसरा नियम क्या है, आया आ का मेल ऊ या ऊ से हो तो ओ, जैसे महाधनुष्व महोत्सव। तो आ और ऊ मिलकर ओ बनता है।
तो यहाँ पर देखिए कंठ है और ऊ को क्या कहेंगे, ओष्ठ, इसीलिए ओ औ को कंठोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठोष्ठ। पूरे तर्क के साथ बता रहे हैं आपको ताकि आपको याद हो जाए, भूले ना। इसमें क्या है, कंठ और तालव्य, इसलिए ए ऐ को कंठ तालव्य कहते हैं। इसमें क्या है, कंठ और ओष्ठ, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कंठोष्ठ कहते हैं। ये वो ओष्ठ लिखे हैं ना, कोई दिक्कत है ना, आसान। और आगे देखते हैं अंग को। अंग का उच्चारण नासिका से होता है, नासिका, है ना आसान, बहुत आसान है, नासिका। आह, इसका उच्चारण है कंठ। विसर्ग का हा की तरह उच्चारण होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। अंग का उच्चारण नासिका है और विसर्ग का उच्चारण क्या है, कंठ है। अंग का उच्चारण स्थान नासिका, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक, जो ये अंग है इसको बोलते समय प्राणवायु नाक से ज्यादा निकलता है और मुंह से कम। नाक और मुंह से बोला जाता है, लेकिन इसका नाक विशेष रूप से आता है, नाक का प्रयोग विशेष रूप से होता है अंग में, इसीलिए नासिका। और इसमें विसर्ग को बोलते समय कंठ का प्रयोग यहाँ, इसीलिए इसे कंठ कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए आप लोग। आ या आ कंठ, ई या ई तालव्य, उ या उ ओष्ठ, री मूर्धन्य, ए ऐ कंठ तालव्य, ओ औ कंठोष्ठ, अंग नासिका, विसर्ग कंठ। ठीक, आ या आ कंठ, ई या ई तालव्य, उ या उ ओष्ठ, री मूर्धन्य, ए ऐ कंठ तालव्य, ओ औ कंठोष्ठ, अंग नासिका, आह कंठ। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों के नाम इस प्रकार हैं। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। देखिए हिंदी के बारे में सबको जानना जरूरी है। मिटाते हैं, हिंदी हम सबकी मातृभाषा है, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उच्चारण के आधार पर स्वरों के नाम तो हो गए। आया आकंठ, ई आई तालव्य, उ या उ ओष्ठ, री मूर्धन्य, ए ऐ कंठ तालव्य, ओ औ कंठोष्ठ, अंग नासिका, आह कंठ। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों के नाम हो गए पूरा। और अब दूसरा क्या पूछता है, ध्यान देना है, जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों के नाम। जो आपकी ये जीवा है, जीवा के किस भाग से बोला जा रहा है कौन सा स्वर, ये भी पूछ लेता है। ये अग्र है, आगे है तो अग्र, ये क्या है, बीच में है तो मध्य है, ये लास्ट में है तो, चला जीवा थोड़ी और बड़ी बना देते हैं, ये लास्ट में है तो क्या हो जाएगी, ये पश्च। ठीक है, अग्र मध्य पश्च। जीवा का अग्रभाग है, ये मध्य है, ये पश्च है। चलिए जीभ की स्थिति के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों के नाम, स्वरों के नाम, जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों के नाम। दूसरा पॉइंट है ये, जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों के नाम। बहुत आसान है, आपको मैं इसको ट्रिक से बताऊंगा।
पहले लिखते हैं अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ह्रस्व आ का उच्चारण स्थान क्या है? मध्य, मध्य स्वर है। जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों के नाम में ह्रस्व आ को मध्य स्वर कहेंगे, दीर्घ आ को पश्च स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, यहां देखिए ये ह्रस्व आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? यहाँ पर ये ह्रस्व आ मध्य स्वर, दीर्घ आ पश्च स्वर। ठीक है, ह्रस्व आ का उच्चारण स्थान क्या है? मध्य स्वर। दीर्घ आ का उच्चारण स्थान क्या है? पश्च स्वर, जीभ की स्थिति के आधार पर। अब इसके बाद जोड़े से, जोड़े से एक बार अग्र आएगा, फिर पश्च, फिर अग्र, फिर पश्च, है ना? बहुत आसान है, आपको ये याद रखना है। ह्रस्व आ मध्य स्वर, दीर्घ आ पश्च स्वर। इसके बाद जोड़े से क्या आएगा? एक बार अग्र, एक बार पश्च, अग्र पश्च। देखिए ई या ई को क्या कहेंगे हम? अग्र स्वर कहेंगे। ठीक है, उ या उ को अग्र के बाद क्या आएगा? पश्च, पश्च स्वर। ह्रस्व आ मध्य स्वर, दीर्घ आ पश्च स्वर, ई या ई अग्र, फिर जोड़े से अग्र और पश्च का क्रम चलेगा। ई या ई अग्र, उ या उ पश्च, ए ऐ अग्र, अग्र स्वर। ओ औ क्या हो जाएगा? पश्च स्वर। ठीक है ना? आसान, बहुत आसान है। ह्रस्व आ मध्य स्वर, दीर्घ आ पश्च स्वर, ई या ई अग्र, उ या उ पश्च, ए ऐ अग्र, ओ औ पश्च। ठीक है, ह्रस्व आ मध्य स्वर, दीर्घ आ पश्च स्वर, ई या ई अग्र, उ या उ पश्च, ए ऐ अग्र, ओ औ पश्च। देखिए एक बार अग्र आया, फिर पश्च, फिर अग्र, फिर पश्च। ठीक, अगर री पूछे अलग से तो री को अग्र कहते हैं। क्या कहेंगे? अग्र स्वर, अग्र स्वर कहेंगे। री को क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं, याद रखना है। चलिए मेरे साथ बोलिए। ह्रस्व आ मध्य स्वर, दीर्घ आ पश्च स्वर, ई या ई अग्र, उ या उ पश्च, ए ऐ अग्र, ओ औ पश्च। ह्रस्व आ मध्य स्वर, दीर्घ आ पश्च स्वर, ई या ई अग्र, उ या उ पश्च, ए ऐ अग्र, ओ औ पश्च। री को याद रखना अलग से, अग्र स्वर है। ठीक है ना? बिल्कुल जादुई ट्रिक है, बहुत ही आसान है। ह्रस्व आ क्या है? मध्य है। दीर्घ आ क्या है? पश्च। इसमें देखिए 2 पाई है, ये पश्च जाएगा, और इसमें 1 पाई है, मध्य में है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब तो उच्चारण के आधार पर हम स्वरों के नाम पढ़ लिए, जैसे कि आया आकंठ, ई या ई तालव्य, उ या उ ओष्ठ, री मूर्धन्य, ए ऐ कंठ तालव्य, ओ औ कंठोष्ठ। उसके बाद जीभ की स्थिति के आधार पर पढ़ लिए। ह्रस्व आ मध्य, दीर्घ आ पश्च, ई या ई अग्र, उ या उ पश्च, ए ऐ अग्र, ओ औ पश्च। री क्या है? अग्र, इसको अलग से याद रखना है। ठीक है, एक विद्वान हिंदी में हुए हैं भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है कि री को हिंदी में, री को उन्होंने कहा कि इसको स्थान देना ही नहीं चाहिए।
हिंदी में। भोलानाथ तिवारी के अनुसार कि री को हिंदी में स्थान नहीं मिला है। ठीक है, ये भी याद रखिए, हो सकता है पूछ ले। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने री को हिंदी में स्थान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि री संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत में ही इसे लिया जाना चाहिए। उच्चारण के आधार पर हम लोग स्वरों के नाम पढ़ लिए, जीव की स्थिति के आधार पर स्वरों के नाम पढ़ लिए। अब इसके बाद देखिए वृत्तमुखी स्वर, अगला पॉइंट है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं? वृत्तमुखी स्वर और आवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर, आवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी, वृत्त का मतलब घेरा, इनकी वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठ बिल्कुल घेरा यानी गोला हो जाए, उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठ गोलाकार बन जाए, जैसे उ ओ औ, उ ओ औ। इनको बोलते समय देखिए उ ओ औ, हमारे होठ जो है बिल्कुल एकदम गोल हो जाते हैं। क्या है? वृत्तमुखी स्वर या वृत्ताकार। ठीक है, वर्तुल भी इसे कहते हैं। उ ओ औ, बिल्कुल गोल हो जाते हैं हमारे होठ ऐसे। उ ओ औ। एक और जो आगत स्वर है जिसे कहते हैं, जो अंग्रेजी में आता है जैसे कॉलेज में, ये वाला, ये भी इसी में आएगा वृत्तमुखी स्वर में। अब इसके बाद आवृत्तमुखी, आ माने नहीं, वृत्त माने घेरा, इनकी जिनको बोलते समय हमारे ओठ गोलाकार ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे? आवृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर में क्या आएगा? इसको छोड़कर बाकी सब आवृत्तमुखी में आ जाएगा, जैसे हर्ष आ, दीर्घ आ, ई, ठीक है, ए, और क्या बच रहा है? री, आ, ई, ए, री, ये सब किस में आएंगे? आवृत्तमुखी में। आ, ई, ए, री बोलकर भी आप देख लीजिए, इनको बोलते समय हमारे होठ गोलाकार नहीं होते हैं। देखिए आ, ई, ए, री। वृत्तमुखी स्वर उ ओ औ, आगत वाला आ। ठीक है, आवृत्तमुखी आ, ई, ए, री। कोई दिक्कत है ना? आसान, बहुत आसान है। हम लोग उच्चारण के आधार पर स्वरों के नाम पढ़ लिए, जीव की स्थिति के आधार पर स्वरों के नाम, वृत्तमुखी, आवृत्त, ये भी पढ़ लिए। 3 बातें हो गई। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो हिंदी में मात्राएं जो हैं मुख्य रूप से 2 हैं। तीसरा अगर बात करें तो ये पुलुत वाले जो हैं 3 हो जाएगा। तो स्वर की मात्राएं देखिए 3 प्रकार से हैं। ह्रस्व, लघु, ह्रस्व, लघु, इसी को एक मात्रिक भी कह देते हैं। एक मात्रिक अलग से लिखते हैं। स्वर के 3 भेद हैं।
पहला देखिए ह्रस्व, इसी को लघु कहते हैं। लघु एक मात्रिक, ह्रस्व लघु या एक मात्रिक। दूसरा क्या है, दीर्घ, दीर्घ गुरु द्विमात्रिक, द्विमात्रिक। ठीक है, ह्रस्व लघु एक मात्रिक, दीर्घ गुरु या द्विमात्रिक। ठीक है, दीर्घ गुरु, गुरु का हम कहते हैं छंद शास्त्र में हम जब पढ़ते हैं, जब दो मात्रा लगाते हैं तो गुरु। ठीक है, एक मात्रा लगाते हैं तो लघु। इसका चिन्ह इस प्रकार होता है और गुरु का इस प्रकार होता है। ठीक है, दीर्घ गुरु या द्विमात्रिक। एक तीसरा जो आता है उसे हम बोलते हैं प्लुत। प्लुत। ठीक है, प्लुत का चिन्ह तीर की तरह लगाया जाता है। तो लघु में देखिए, लघु में कौन कौन से स्वर आएंगे, आ, लघु कह रहे हैं तो दीर्घा नहीं है। आ ई उ री, ये लघु में आएंगे। आ ई उ री ये क्या है, इसमें आएगा ह्रस्व लघु एक मात्रिक। द्विमात्रिक में देखिए दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, इसके बाद ए आए ओ औ। ये मात्राएं जहां रहेंगी उसे हम दीर्घ गुरु या द्विमात्रिक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्लुत में जैसे ओम, जैसे ओम, ओम। ह्रस्व लघु एक मात्रिक, ध्यान देना है, यानी कि जिस स्वर को बोलते समय एक मात्रा का समय लगे वो क्या है, एक मात्रिक है। दीर्घ गुरु द्विमात्रिक को बोलते समय, इनका उच्चारण करते समय दो मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा काल का समय लगे तो ह्रस्व लघु एक मात्रिक। ठीक है, दुगना समय लगे, द्विमात्रा काल का समय लगे तो द्विमात्रिक। ठीक है, जहां त्रिमात्रिक यानी तिगुना समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत। इसलिए प्लुत या त्रिमात्रिक भी इसे कहते हैं, त्रिमात्रिक भी कह देते हैं, त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक। ठीक है, तो ये स्वर, स्वर के कितने भेद हैं, ये तीन भेद हैं। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। एक साथ सब बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ह्रस्व लघु एक मात्रिक, दीर्घ गुरु द्विमात्रिक, इसी को संधि स्वर भी कह देते हैं। संधि, संधि स्वर एक नाम और दे देते हैं इसका, संधि स्वर है ये, क्योंकि ये संधि से बने हैं, संधि के योग से बने हैं सभी स्वर। चार नाम हो गया इसका, दीर्घ गुरु द्विमात्रिक संधि स्वर। ठीक है, यस की तरह छंद शास्त्र में इसको हम लगाते हैं। और अंग और आह, छंद शास्त्र की बात करें, अंग और आह रहेंगे तो यहाँ भी हम दो मात्रा गिनते हैं। ठीक है, ये भी गुरु में आता है, अंग और आह भी। ठीक है, एक मात्रा का समय लगे तो ह्रस्व लघु एक मात्रिक, दो मात्रा का समय लगे जिसको बोलते समय, जिस स्वर को बोलते समय तो द्विमात्रिक संधि स्वर गुरु दीर्घ, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ऐ ओ औ। प्लुत
3 मात्रा का समय लगे तो त्रिमात्रिक स्वर है, प्लुत है। ठीक है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता, 3 की तरह बनाया जाता है। जैसे ओम, इसका प्रयोग अब हिंदी में नहीं होता है, प्लुत का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में होता है। ठीक है, वैदिक काल में हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दूसरी बात करते हैं। मिटा दे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। थोड़ा सा पानी पी ले हम। चलिए आगे बात करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। वीडियो लंबा हो जा रहा है। मुख विवर, मुख विवर, मुख विवर या मुखाकृत